हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सेंजवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वो टॉपिक समझ आए होंगे, क्योंकि स्वर संधि में मैंने आपको 5 भेद पढ़ाए और पांचों मैंने बहुत बहुत ही डिटेल से पढ़ाया और बहुत ही तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और इस क्लास से पहले आप उन वीडियो को, उन क्लासेस को जरूर से देखें। ओके, तो आज की जो क्लास है साथियों, वो है व्यंजन संधि से। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो चैनल का लिंक है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देख लीजिए साथियों, आज की क्लास में मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाना है आज? व्यंजन संधि के बारे में। ओके, तो इसमें मेन खेल होने वाला है व्यंजन का। जो मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला में, वो आपको आज काम आने वाला है। उसमें आपको सबसे पहले देखना है जो वर्गीय व्यंजन है, क, च, ट, त, प। जितने भी व्यंजन थे वो आज काम आने वाले हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ, ग। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न। ओके, प, फ, ब, भ और म। तो आज जो टॉपिक होगा हमारा वो व्यंजन संधि से होगा। अगर आपको व्यंजन के बारे में पता नहीं होगा तो आप इस टॉपिक को बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्यंजन संधि की जो परिभाषा है। तो साथियों, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसमें आपको बताते हैं कि जो व्यंजन संधि है जिसे हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं कह सकते हैं, या बिना स्वरों की सहायता से जिसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम व्यंजन संधि। परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। और जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, बल्कि व्यंजन संधि में क्या होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो मैं आपको टाइप से बता दूंगा। उससे पहले आप ये भी लिख लीजिए कि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। इसके कोई क्या नहीं है? भेद नहीं है। ओके, तो साथियों, आज हम पहला नियम पढ़ेंगे। इसमें क्या कोई भेद नहीं, बल्कि क्या होता है, इसमें नियम लागू होते हैं। क्या होता है इसमें? नियम लागू। यहां पर होते हैं नियम लागू। और इसमें लगभग लगभग 8-9 नियम है और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि व्यंजन संधि से कई बार क्वेश्चन पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो, चाहे वो यूकेपीएससी हो। ओके साथियों, तो पहला नियम देखते हैं आज। व्यंजन संधि का पहला नियम। पहला नियम, व्यंजन संधि का जो पहला नियम है साथियों, वो है तो दो का नियम। क्या है? तो दो का नियम। त द का नियम। साथियों, तो दो का नियम क्या है? यदि तो दो के बाद यदि तो दो के बाद च, छ, ज, झ, य, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये वाला जो वर्ग है, ये 5 वर्ग है ना, इन पांचों वर्ग में जो च वर्ग और ट वर्ग, तो इसमें जितने भी इनके च, छ, ज, झ जितने भी व्यंजन हैं, ये इसके अंतर्गत आने वाले हैं और मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो देख लीजिए। इसमें आप इतना लीजिए। ओके, ये च, छ, ज, झ क्या लेंगे आप? च, छ, ज,
झ और ट, ठ, ड और ढ। आप इसको क्या करेंगे, इसको 4 भागों में बांटेंगे, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसको 4 भागों में बांटना है। ओके, अब देख लिया होगा आपने, च छ, ज झ, ट ठ और ड ढ, 4 भागों में हमने इसको क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। साथियों इसमें जो व्यंजन है, ये व्यंजन मैं वर्ग बोल रहा हूं, तो वर्ग क्या है इसमें, मैंने परसों भी बताया आपको कि वर्ग क ख ग घ ग, या ये है, या क च ट त प, कौन सा वर्ग है इसमें। तो साथियों इसमें क्या है, क वर्ग में आएगा क च ट त प, ख वर्ग में ख छ ठ और थ और इतने आएंगे, और ग वर्ग में आएंगे ग ज और ये जितने भी नीचे हैं। ओके, वर्ग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ओके, तो देख लीजिए तो दो का नियम। तो दो के नियम में यदि यदि तो दो के बाद, यदि त दो के बाद, पहले इसको समझिए आप च और छ को, उसके बाद इसको समझाएंगे। यदि तो दो के बाद च छ आए तो, च छ आए तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। यदि त द के बाद च छ आए तो वह आधा च में परिवर्तित परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल बेसिस आप आसानी से समझ जाएंगे, हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उत्धन चारण, उत्धन चारण, उत्धन चारण है ना, तो इसका जब मैं संधि करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये जो ये त है, परिभाषा के अनुसार क्या है, यदि त द के बाद च छ आए तो त या द कुछ भी है, कुछ भी व्यंजन है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, च में, आधा च में परिवर्तित हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से उत्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसके बाद अगर च है तो किसमें होगा परिवर्तन, वो होगा आधा च में। तो क्या हो जाएगा, उत्धन चारण बराबर हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा, उत्धन चारण बराबर हो जाएगा उच्चारण। आया समझ में। तो आप एग्जाम्पल बेसिस आसानी से समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से देख लीजिए, पत पत धन छेद, पत धन छेद। अब इसको बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे उसी प्रकार से देख लीजिए। यदि त के बाद छ आ रहा है ना यहाँ पे, तो छ आ रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, यदि त द के बाद च छ आए तो किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, च में, तो इसीलिए किसमें हो जाएगा, ये भी च में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पच्छेद। क्या हो जाएगा, पच्छेद। ओके, एग्जाम्पल जरूर नोट करिए, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से देख लीजिए उच्छेद, उत्धन छेद। देख लीजिए, उत्धन छेद, तो यहां भी देख लीजिए, त के बाद छ आ रहा है, तो किसमें परिवर्तन हो जाए, च में, आधा च में परिवर्तित हो रहा है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, उच्च छेद, उच्छेद। क्या पढ़ेंगे इसको, उच्छेद। ओके, जो पहले नियम में है वो देख लिया आपने कि त द, यदि त द के बाद च छ आए तो, त द के बाद च छ आए तो वह आधा च में परिवर्तित हो जाता है। यह है व्यंजन संधि का पहला नियम। और इसमें जो पहले नियम में अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो है ज झ में कैसे वह उसमें उसमें परिवर्तित होता है। ओके, तो देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। सारे नोट जरूर करिए, इसको मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको जरूर से नोट करिए, तो आसानी से मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब लिखते हैं ज झ का नियम, उसी में है। त द के नियम में क्या करना है, त द के साथ यदि ज या झ आता है, तो उसमें देखा आपने कि यदि त द के बाद च छ आ रहा है, तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वो हो रहा था च में। तो यहां पे क्या देखना आपको, यदि त द के बाद ज या झ आता है, तो वो किस में परिवर्तित परिवर्तित हो जाएगा, च में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ज और झ। तो इसका पहला वाला जो व्यंजन है वो क्या है, ज। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। किस में परिवर्तित हो जाएगा,
जौ में। कैसे होगा इसको मैं आपको एग्जांपल बेसिस समझाता हूं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे एक उदाहरण है जैसे सत्य प्लस जन, देख लीजिए सत्य धन जन। तो यहां पे देखो आप कि तो दो में या तो जौ में कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो या दो जौ में परिवर्तित कैसे हो रहा है। यहां पर तो है ना सत्य, तो ये तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैंने क्या बताया था नियम में ये कि यदि जौ जो आता है तो वह किस में परिवर्तित होगा, वह होगा जौ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सत्य प्लस जन बराबर हो जाएगा सज्जन। तो किस में हो रहा है, आधा जौ में। सत्य प्लस जन बराबर हो रहा है सज्जन। सत्य प्लस जन बराबर क्या हो रहा है, सज्जन। उसी प्रकार से देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, उत्त प्लस ज्वल। उत्त प्लस उत्त धन ज्वल। तो उत्त धन ज्वल बराबर क्या हो जाता है, उत्त धन ज्वल बराबर भी क्या हो जाएगा, उसके बाद तो का जौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा वहां पे, उत्त धन ज्वल बराबर हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा, उज्जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। दोनों क्या होगी उसमें, आधा जौ होगी। उज्ज्वल शुद्ध ऐसे लिखते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जगत प्लस जननी। जगत प्लस जननी, जगत धन जननी। तो जगत धन जननी, तो के बाद जो आ रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, तो का आधा जौ में परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा, जगत धन जननी बराबर हो जाएगा जगत जननी। जगत, जगत जननी, जगत जननी। ओके, तो जो और झ के नियम में भी तो और दो के साथ यदि जो झ आता है तो उसमें किस में परिवर्तन होता है, वो जौ में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से देखते हैं तो और यदि तो और दो के साथ, यदि तो और दो के साथ तो और ठ का मेल होता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको भी, इस साइड लिखते हैं। तो दो के साथ परिभाषा जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप परिभाषा नोट करेंगे तो आप जब रिवीजन करेंगे बाद में तो आपको जरूर से ध्यान होगा कि मैंने क्या लिखाया था। तो लिख लीजिए, यदि तो दो के बाद, तो दो के बाद तो या ठ आता है तो, आता है तो वह तो या द ट में परिवर्तित हो जाता है। ट में परिवर्तित, ट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल है तत् प्लस टीका। क्या है, तत् धन, तत् धन टीका। अब यहां पे देख लीजिए, परिभाषा में देख रहे होंगे आप कि तो दो के बाद यदि टो या ठ आता है तो या दो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो आधा टो में परिवर्तित हो जाता है। किस में होते हैं, आधा टो में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, तत्व प्लस टीका, यहां पर तो आ रखा है तो ये किस में बदल जाएगा, आधा टो में। तो इसलिए तत्व प्लस टीका ये बदल जाएगा आधा टो में। तो तत्व धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, तट्टीका। तट्टीका क्या हो जाएगा, तट्टीका। तत्व धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, तट्टीका। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो डो और ढो का नियम। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। यदि तो या दो के बाद डो या ढो आता है, तो या दो के बाद डो या ढो आता है तो वह आधा डो में परिवर्तित हो जाता है। पहले नियम में बस इतना ही है, एक ही एग्जांपल लिखाऊंगा इसमें मैं, देख लीजिए। यदि तो या दो के बाद, तो या दो के बाद डो या क्या आ जाता है, ढ, डो या ढ आता है तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है, आधा डो में। आधा डो में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आधा डो में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए आप, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे, उत धन डयन। अब यहां पे ध्यान वही देना है, अगर आपने नियम अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जरूर से
इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे परीक्षा में। तो यदि मैंने बोला था कि तो या दो के बाद ड या ढ आता है, तो या दो के बाद ड या ढ आता है, तो यहां पर किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधा ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। तो पहले नियम में बस इतना ही है। इसके बाद मैं आपको दूसरा नियम कराऊंगा और आपको दूसरा नियम उसके बाद करना है, पहले इसको नोट करिए। ओके, तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। परिभाषा भी मिटा देते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आप जरूर से अपने स्तर से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी जितने भी यूपीपीएससी और यूके के एग्जाम हैं वो आने वाले हैं। ये लगाओ कि वीडियो का पेपर भी दिसंबर या जनवरी के मिड में होने वाला है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि हिंदी में 20 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपको गढ़वाली और कुमाऊनी भी पूछी जाती है 1-2 नंबर की, और जो मेन टॉपिक रहता है वो हमारा हिंदी व्याकरण से रहता है, और जो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास वो भी आता है उसमें, और जितने भी कवि हैं उसमें 20-22 कवि जितने भी हैं उनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ओके, तो लिख लीजिए व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का क्या करना है, दूसरा नियम, नियम 2। नियम क्या करना है, 2। तो नियम 2 में दोस्तों इसमें ध्यान देना आप, यदि क्या करना है कि इसमें परिभाषा लिख लो। यदि पहले वर्ग के साथ, क्या, पहले वर्ग के साथ, यदि पहले वर्ग के साथ सघोष, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या स्वर, तो सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, या ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं कि सघोष व्यंजन होता है 3, 4, 5। वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो यदि पहले वर्ग के साथ सघोष व्यंजन या स्वर आता है, सघोष व्यंजन या स्वर आते हैं तो वह अपने वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अपने वर्ग के तीसरे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, पहले परिभाषा लिख ली, फिर इसका एग्जांपल कराता हूं मैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में सबसे पहले आता है भगवत गीता, भगवत धन गीता। कैसे यह तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, देख लीजिए। तो का किस में परिवर्तन होगा, इसमें पहले के तीसरे में परिवर्तन, इसको ये नियम भी कहते हैं, पहले का तीसरे में, पहले समूह का तीसरे में परिवर्तन, ये लिख सकते हैं आप यहां पे। ओके, तो कैसे होगा वो देख लीजिए एग्जांपल में। भगवत प्लस गीता, बोला था ना कि पहले का यदि क्या आ रहा है, ग, भगवत प्लस गीता, ग क्या है, का खा ग, तीसरा है, वर्ग का तीसरा है, वर्ग के तीसरा व्यंजन है, इस वर्ग का वो तीसरा व्यंजन है। तो तीसरा व्यंजन क्या होता है, सघोष होता है। तो मैंने परिभाषा में भी वही लिखा है कि पहले वर्ग के साथ यदि सघोष व्यंजन या स्वर आता है तो अब पहले का तीसरा में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो भगवत धन गीता, तो यहां पर आधा तो है, तो मैंने बोला था यदि तो, यहां पर देखो ना, तो पहला है ना, इस वर्ग में क्या है, तो पहला है, तो इसके इस तो वर्ग में इस समूह में तीसरा कौन सा व्यंजन है, तो दो है, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, इसका दो में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा, तो देख लीजिए, भगवत प्लस गीता, तो क्या लिखेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा भगवत गीता, भगवत गीता क्या हो जाएगा, भगवत गीता, शुद्ध क्या हो जाएगा, दो में परिवर्तित
हो जाएगा। ओके, तो यहां पर पहले समझिए आप, तो का दो में है, पहले का तीसरे में परिवर्तन। यहां परिभाषा में भी देख लीजिए, वर्ग के साथ यदि पहले वर्ग के साथ सघोष व्यंजन या स्वर आता है, सघोष व्यंजन या स्वर आता है, तो वह अपने समूह के पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से देख लीजिए, वाग प्लस ईस, या कह सकते हैं वाक प्लस ईस, वाक धन ईश। वाक धन ईश में देखिए यहां क आ गया है, तो क का तीसरा क्या है, यहां मैंने व्यंजन लिखाए हैं, यही व्यंजन का काम आएगा। देख लो, क का ग में परिवर्तन होगा, किसमें होगा, क का इस तीसरे में, तीसरा कौन सा है, ग है, तो क का ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वाक प्लस ईश बराबर हो जाता है वागीश। क्या हो जाएगा, वाक धन ईश बराबर हो जाता है वागीश। ओके, क्या हो जाएगा, वाक धन ईश बराबर वागीश। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, दिक धन विजय, क्या हो जाएगा, दिक धन विजय, दिक धन विजय। तो यहां भी क आ रहा है, तो किसमें परिवर्तन होगा इसका, तो क ग में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तित होगा, दिक प्लस विजय, तो क्या हो जाएगा, दिग्विजय, दिक प्लस विजय बराबर दिग्विजय, दिग्विजय, दिक धन विजय बराबर क्या हो जाता है, दिग्विजय। ओके, तो जो व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है, वो नियम भी समाप्त हो चुका है। और इसी प्रकार से आपको जितने भी वर्ग दिखाई दे रहे हैं, और जहां जहां जिस किताब से, जिस बुक से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, तो जरूर से आप एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल जरूर से आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे इस परिभाषा के अनुसार बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको ये विशेष ध्यान देना है। अब लिखेंगे हम नियम नंबर या लॉ नंबर 3। जो तीसरा नियम है वो देख लीजिए, तीसरा नियम देख लीजिए, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाते हैं। लेकिन व्यंजन आपको ध्यान रहना चाहिए कि व्यंजन पहले का तीसरा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब आएगा पहले का पांचवें में परिवर्तन, पहले का पांचवें में परिवर्तन, पहले का पांचवें में वर्ग के पहले वर्ण का, ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का, अच्छे से लिख लीजिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो देख लीजिए, यदि वर्ग के पहले वर्ण के साथ, पहले वर्ण के साथ, यदि वर्ग के पहले वर्ग के साथ, यदि वर्ग के पहले वर्ण के साथ पांचवें वर्ण या पांचवें वर्ग के साथ मेल होता है, तो वह किस वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, पांचवें वर्ग या अपने वर्ग के पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि अपने वर्ण समूह के पांचवें में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं यदि वर्ग का पहला आ रहा है, इस वर्ग का पहला आ रहा है, या क च ट त प में कोई भी आ रहा है, तो वह किसमें, यदि क्या आ रहा है, इसके साथ मेल किसका हो रहा है, वर्ग का पांचवा कुछ भी आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है, अपने वर्ण समूह के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने वर्ण समूह के पांचवें में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि मैं लिख रहा हूं पहला वर्ग, पहला वर्ग कौन सा है, पहला वर्ग, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, तब आपको आसानी होगी समझने में। पहला वर्ग कौन सा है, का,
च, ट, त और प। क, च, ट, त, प। यदि पहले वर्ग के साथ क्या बोल रहे हैं कि पांचवें वर्ण का मेल होता है। पांचवा वर्ण कौन सा है? पांचवा ये है, अंगा, यज्ञ, ण, न या मा। इनमें से कोई भी या इसके साथ हो, इन पांचों का, या इसके साथ हो, या किसी के साथ भी हो, तो वह क्या हो जाता है? अपने वर्ण समूह के, मतलब वर्ण समूह कौन सा हो जाएगा? क, ख, ग, घ, ग। तो किसके उसमें परिवर्तन हो जाता है? इस अपने समूह के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? तो किस में कन्वर्ट, जैसे क किस में कन्वर्ट होगा? यदि क आ रहा है तो क होगा, वो होगा ग में कन्वर्ट। च किस में कन्वर्ट होगा? च होगा य में कन्वर्ट। ट किस में होगा? ट होगा ण में, और त होगा न में, और प होगा म में। ओके, अब आपको आसानी हो गई होगी समझ में। अब आपको मैं एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल बेसिस आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसको मिटाता हूं। एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल लिख लिया आप, सप्त धन मार्ग। अब देख लीजिए आप, मैंने बोला था यदि वर्ग के पहले वर्ण के साथ पांचवें वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ अगर क्या होता है, पांचवें वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ यदि मेल होता है तो वह अपने समूह के किस में बदल जाता है? पांचवें में कन्वर्ट हो जाता है। तो तौ का पांचवा क्या होगा? तौ के बाद मौ है ना, सप्त धन मार्ग, मौ। मौ क्या है? पांचवा पांचवा व्यंजन है, पांचवा व्यंजन है। तो वह अपने वर्ग के साथ किस में कन्वर्ट होगा? तो वो होगा, तो का पांचवा क्या है? त, थ, इसको ढंग से लिख देते हैं, त, थ, द, ध, न। तो का पांचवा क्या है? नौ। तो ये तो किस में कन्वर्ट होगा? ये तो होगा नौ में कन्वर्ट। ये तो किस में कन्वर्ट होता है? ये तो होता है नौ में कन्वर्ट। तो कैसे होगा? सप्त धन मार्ग। तो का जब नौ में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। क्या हो जाएगा? सन मार्ग। सन मार्ग, सप्त धन मार्ग बराबर क्या हो जाता है? सन्मार्ग। क्या हो जाएगा? सप्त धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जगत धन नाथ। तो जगत धन नाथ में देख लीजिए आप कि यदि तो के बाद इसी वर्ग का, इसी वर्ण समूह की देख लीजिए आप, इस तो वर्ग के पांचवा वर्ण कौन होगा? ये होगा नौ। तो वर्ण समूह के पांचवा वर्ण क्या है? नौ। तो वही आ रखा है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो किस में होगा? आधा नौ में कन्वर्ट होगा। तो कैसे होगा? जगत धननाथ किस में होगा? जगन्नाथ। आधा नौ, पूरा न और था। तो क्या हो जाएगा? जगत धननाथ बराबर हो जाएगा जगन्नाथ। उसी प्रकार से देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, उत धन नति। तो यहां पर भी देख लीजिए आप, तो के बाद क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो अपने ही किसमें होगा कन्वर्ट? पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उत धन नति बराबर हो जाएगा उन्नति। उन्नति। अब इसको बार बार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूं, इसलिए आपको ये अपने स्तर से करना है। ओके, उसी प्रकार से आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क में ये सतत धन मुरारी, ये आपको होमवर्क है। आपको एक कमेंट्स बॉक्स में जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास को पूरी देखेंगे, तो जरूर से इसका आंसर आप देंगे। ओके, अब देखते हैं व्यंजन संधि का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। अब करेंगे हम व्यंजन संधि का तीसरा नियम। इसको मिटा देते हैं। चौथा नियम, सॉरी, चौथा नियम। व्यंजन संधि का चौथा नियम है छ का नियम। व्यंजन संधि का छ का नियम है, यदि
छ के बाद या यदि छ से पहले कोई स्वर आता है, यदि छ से पहले कोई स्वर आता है तो वह हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आधा च में बदल जाता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। यदि छ से पहले कोई स्वर आए तो, यदि छ से पहले कोई स्वर आए तो वह आधा च में बदल जाता है, आधा च में बदल जाता है। ये च का नियम है और आपको नियम जरूर से याद होने चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे है क्या, उत्तधन चारण, उत्तधन चारण नहीं आ रहा है, तो क्या होगा इसका? एक एग्जाम्पल आप लोग भी बताएंगे अपने स्तर से। चौथा नियम लिख लीजिए, चौथा नियम, अनु धन छेद। अनु धन छेद, अब देख लीजिए परिभाषा में लिखा गया, यदि छ से पहले कोई स्वर आता है तो कोई स्वर कैसे आएगा? नु, अनु, नु। ऐसा मत समझ लेना कि न पहले आ रहा है, न पहले नहीं आएगा। जब आप इस नु को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे इसको? आधा न, धन, छोटी उ, ये। तो कौन आ रहा है पहले? नू के बाद क्या आ रहा है? पहले आ रहा है उ। क्या आ रहा है? उ। तो उ क्या है? एक क्या है? स्वर है। तो यह एक स्वर है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि यदि छ से पहले कोई स्वर आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आधा च में बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा देख लीजिए, अनुधन छेद, तो क्या हो जाएगा? ये आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। उसी प्रकार से देख लीजिए, वी धन छेद, वी धन छेद, तो यहां पर भी इस वी में छोटी ई की मात्रा है। इस वी में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। और परिभाषा के अनुसार यदि छ से पहले कोई स्वर आता है तो वह आधा च में परिवर्तन हो जाता है, कोई आधा च जुड़ जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? वी धन छेद बराबर हो जाएगा विच्छेद। वी धन छेद बराबर विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। ओके, नोट करिए इसको, वी धन छेद बराबर विच्छेद। नोट करते रहिए। ओके, अब करते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5। तो दोस्तों, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, जो कुछ बच जाएंगे वो मैं आपको कल कराने का प्रयास करूंगा, और जितने आज हो जाएंगे उनको आपको रिवीजन करना है। ओके, तो अब करेंगे हम पांचवा नियम। पांचवा क्या है? नियम है। तो इसमें क्या होता है? यदि यदि तो और दो के बाद, यदि तो और दो के बाद क्या है? तो और दो के बाद सौ आता है, तो और दो के बाद सौ आए तो, यदि तो और दो के बाद सौ आए तो, सौ आए तो, यदि तो और दो के बाद सौ आए तो और दो किस में बदलेंगे? तो और दो किस में बदलेंगे? ये तो और दो बदलेंगे किस में? च में। किस में बदल जाएंगे? तो और दो च में बदलेंगे। जबकि जो शौ है, कौन सी शौ? ये वाली देखो, ये शौ, तो ये 100 बदलेंगे छ में। यदि तो और दो के बाद शौ आए तो और दो च में बदलेंगे, जबकि सौ किस में बदलेगा? जबकि 100 बदलेगा छ में। किस में बदलेगा? छ में। एग्जाम्पल देख लीजिए, सप्त धन शास्त्र, तो क्या बदलेगा इसमें?
यदि त और द के बाद क्या आ रहा है, श, देख लीजिए, त और द के बाद, यहां पर त के बाद क्या आ रहा है, श, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा ये त होगा च में कन्वर्ट, किस में होगा, च में। तो क्या हो जाएगा, सप्त धन शास्त्र बराबर क्या होगा, सप्त धन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्शास्त्र, सत्शास्त्र। और ये 100 है, देख लीजिए, ये 100 किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 6 में। परिभाषा में देख लीजिए, यदि त और द के बाद श आता है तो त और द च में, जबकि 100 6 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सप्त धन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, सत्शास्त्र, क्या हो जाएगा, सत्शास्त्र। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लीजिए, सप्त धन शंकर, सप्त धन शंकर। तो देख लीजिए, त के बाद 100 आया, तो यहां पर भी यही ध्यान देना है कि त, अगर त के बाद 100 आता है तो त च में कन्वर्ट होता है, जबकि 100 किस में कन्वर्ट होगा, 6 में कन्वर्ट होगा, 6 में बदलेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 6 में होगा। कैसे, देख लीजिए, सप्त धन शंकर हो जाएगा, सत आधा च आधा 6, पूरी 6 आएगी, सशंकर, सशंकर क्या हो जाएगा, सशंकर। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध। तो इसी प्रकार से व्यंजन संधि के मैंने आपको 5 नियम बता दिए हैं, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, परिवार अगर आपको नियम पता है तो आप व्यंजन संधि को आसानी से कर पाएंगे। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते ही आप उसका क्या कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। और अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक अनुमान होता है आदमी का कि जैसे मैं कभी कभार जैसे मैं लिखता हूँ क्या, सप्त धन मार्ग, सप्त धन मार्ग। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप ऐसे ही बता देंगे, नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, अच्छे से आपने इस नियम को समझा होगा, जरूर से आप आसानी से संधि को कर पाएंगे। ओके, अब करते हैं, अब कौन सा नियम हो गया, 5 नियम हो गए। अब करते हैं अनुस्वार का नियम। जो छठा नियम है वो है अनुस्वार का नियम। क्या करते हैं, अनुस्वार का नियम। अनुस्वार के नियम में क्या होता है साथियों, कि अनुस्वार किसमें, जब अनुस्वार, जैसे मैं शंकर लिखता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है अनुस्वार, अनुस्वार होता है आधा मौ में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है, अनुस्वार आधा मौ में कन्वर्ट होता है। कैसे, जैसे मैं बताता हूं आपको, अनुस्वार का नियम लिख लो। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, अंगा, अंगा में जो ये छोटी सी बिंदु होती है इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। यही भी मैंने वर्णमाला वाला टॉपिक में आपको समझा दिया था, उम्मीद करते हैं कि आपने वो देखा होगा। ओके, तो अनुस्वार किस में कन्वर्ट होता है, व्यंजन संधि का जो छठा नियम है, व्यंजन संधि का जो छठा नियम है अनुस्वार का नियम है। और यदि हम अनुस्वार वाले शब्द को तोड़ते हैं तो अनुस्वार आधा मौ में कन्वर्ट हो जाता है। अनुस्वार का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनुस्वार का मौ आधा मौ में बदलना, अनुस्वार का आधा मौ में, अनुस्वार का क्या होता है, आधा मौ में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं संविधान, संविधान, तो संविधान का जो संधि विच्छेद करेंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा कि अनुस्वार मौ में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, अनुस्वार कैसे बदल रहा है। तो देख लीजिए, सम किसमें कन्वर्ट होता है, अनुस्वार किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मौ में बदल रहा है, समधन विधान। तो जब ये देखो, जब ये मौ वी के साथ मेल हो रहा है तो ये मौ, ये आधा मौ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इसलिए समधन विधान बराबर क्या होता है, संविधान, समधन विधान बराबर संविधान। उसी प्रकार से एक शब्द और आता है संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संबंध शब्द, संबंध। तो संबंध में 2 अनुस्वार आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि ये मौ कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो गए, सम धन बंध, यहां पर एक अनुस्वार आएगा। तो एक अनुस्वार किस में बदल गया है, एक अनुस्वार बदल गया है आधा मौ में, हो गया। तो अनुस्वार वाले में यही ध्यान रखना है कि हमेशा जो अनुस्वार जो टूटेगा वो किस में टूटता है, आधा मौ में टूटेगा। ओके, अब देख लीजिए 100 का नियम,
100 का नियम। 100 का नियम कौन सा नियम हो जाएगा? सातवां नियम है, सातवां नियम। सातवां नियम, तो देख लीजिए 100 का नियम क्या है। सातवां नियम, तो सातवां नियम जो है 100 का नियम, उस 100 के नियम में क्या होता है, यदि 100 के बाद 100 से पहले, कौन सी 100? ये दंती 100, दंत्य 100। यदि दंत्य 100 से पहले कोई स्वर आता है, यदि दंत्य 100 से पहले कोई स्वर आता है तो वह किस 100 में कन्वर्ट हो जाएगा? तालव्य 100 में। किसमें? सॉरी, मूर्धन्य 100 में। यदि दंती 100 से पहले, दंत्य 100 से पहले कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, यदि दंत्य स्वर से पहले कोई स्वर आता है तो वह मूर्धन्य 100 में बदल जाता है, बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा? एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बदल रहा है। एग्जाम्पल जैसे है अभिषेक, अभिधनसेक, अभिधनसेक, अभिधनसेक। तो अभिषेक ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद कुछ अलग होता है इसका। कैसे? देख लीजिए। अभिधनसेक क्या होता है? अभिधन से कौन सी 100 आई? दंत्या 100। तो ये वाली 100 किस में कन्वर्ट हो रही है? ये वाली 100 में। किस में हो रहा है? मूर्धन्य 100 में। दंत्य 100 मूर्धन्य 100 में कन्वर्ट हो रही है। तो अभिषेक कैसे लिखेंगे? अभिधनसेक का क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य 100 में कन्वर्ट हो रहा है, अभिषेक। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, वी धन शम। तो यहां पर मैंने सीधे आपको संधि विच्छेद करके बताया है। तो कैसे इसको हम संधि करेंगे? इसका जब इसकी संधि करेंगे, मैंने बोला था कि यदि दंत्य 100 से पहले कोई स्वर आता है, तो कौन सा स्वर आ रखा है इसमें? ई, छोटी ई आ रखी है। कोई स्वर आता है और उसके बाद कौन सी 100 आती है? दंत्य 100 आ रही है। तो किस 100 में कन्वर्ट हो रही है? तो वो रही है मूर्धन्य 100 में कन्वर्ट हो रही है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि जो 100 है उसको कन्वर्ट करना किसी को याद नहीं रहता नियम, तो ये गलत हो जाता है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन गलत होना मतलब सिलेक्शन से बाहर होना। ओके। तो विषम, वी धन सम, इससे पहले स्वर आ रखा है, उसके बाद दंत्य 100 आई तो किस 100 में कन्वर्ट? मूर्धन्य 100 में कन्वर्ट हो रहा, तो वी धन शम बराबर हो जाएगा विषम। वी धन शम बराबर विषम, वी धन शम बराबर क्या हो जाएगा? विषम। हो गया। नेक्स्ट देखिए, सुधन समा, सुधन क्षमा। अब इस सु में क्या है? इस सु में छोटी ऊ की मात्रा है। तो छोटी ऊ क्या है? यह एक स्वर है, और स्वर के बाद मैंने बोला था कि दंती 100 आती है तो वह मूर्धन्य 100 में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा नियम है? व्यंजन संधि का 7वां नियम है। और आपको ये नोट्स बना के अपनी कॉपी में एक बढ़िया सा नोट्स बना के लिखना है, ताकि आप इसको भविष्य में जब भी देखें आप संधि को भूलें ना, क्योंकि हमने संधि में स्वर संधि कंप्लीट कर दी है, और इसके बाद व्यंजन संधि भी अंतिम पड़ाव पे है, और 2-4 नियम हैं उसको मैं कल करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, सुधन समा बराबर क्या हो जाता है? इस 100 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुधन समा बराबर हो जाएगा सूक्ष्म। तो आज की जो क्लास है व्यंजन संधि में 7 नियम मैंने आपको कराए हैं, और जितने मैंने 7 नियम बता रखे हैं आपको जरूर से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको कोई सी भी जैसे लूसेंट एक बुक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और जितने मैंने 7 नियम करा रखे हैं उनके जितने एग्जाम्पल हैं आपको सॉल्व करना है। ओके। जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी,
प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप जब भी पेपर में बैठेंगे तो आप संधि से एक भी क्वेश्चन, स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो, मैंने 2 संधि आपको पढ़ा दी है और व्यंजन संधि में जो कुछ भी बचा होगा मैं उसको कल करूंगा। हो गया? तो साथियों, आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट मैंने आपसे पहले भी कर चुका हूं कि जब भी आप वीडियो देखते हो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्लास को रिकॉर्ड करना है और टॉपिक तैयार करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके साथियों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से एक आपको फायदा होगा, जब भी आप हम क्लास अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप अपने दोस्तों के साथ भी क्लासेस को शेयर कर रहे होंगे और इसी के साथ साथियों, इस क्लास में बस इतना ही है और मिलते हैं आपको कल वाली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।